नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड को एक और बड़ी रेल सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर नियमित संचालन का शुभारंभ कर दिया है। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली यह ट्रेन कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क को नई मजबूती देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने इसे विकास की नई जीवन रेखा बताया, जबकि रेल मंत्री ने भरोसा दिया है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। उत्तराखंड के 7 मोड़ क्षेत्र में हजारों पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह साफ कह दिया कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि भजन कीर्तन और शिव आराधना पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अत्यधिक तेज आवाज वाले डीजे उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शासन के तय मानकों के अनुसार ही डीजे बजेगा, ताकि श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहे और आम लोगों को परेशानी ना हो। ऊंची कांवड़ के लिए अलग से सुरक्षित मार्ग भी बनवाए जाएंगे। देखिए, भजन करना और भजन चलाना मैं कहूँ हमारी परंपरा है और हम लोग करते भी हैं, पर डीजे बहुत ज्यादा तेज करना जिससे कि लोगों के कान जो है खराब हो जाए, गाड़ी सीट उठ जाए, इस प्रकार का डीजे नहीं होना चाहिए। बाकी साउंड होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, भोले की बारात है, भोले की बारात में जश्न होना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए, ढोल धमाके के साथ बारात निकलनी चाहिए। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा है, ऊंची कांवड़ आएगी तो उसको उसी रास्ते भेजा जाएगा और जैसी श्रद्धा है उसको उसी भाव से उसके लिए काम करा जाएगा। सभी कांवड़ भाइयों को उत्तराखंड में स्वागत है, देवभूमि में स्वागत है। सभी कांवड़ भाई आए, माँ गंगा के दर्शन करें, माँ गंगा से जो है अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो और अपनी यात्रा को सरल और सफल करें और जो मनोकामना है भोले शंकर की मनोकामना पूरी करें। हरिद्वार में कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार के पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंदिरों के धन और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। शर्मा ने अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम का उल्लेख करते हुए साल 2027 के आयोजन को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने ये मांग की है कि 4 धाम, कुंभ और अर्ध कुंभ से जुड़े खर्च, टेंडर, साथ ही धन आवंटन का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के लोग जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां पर मंदिरों को भी चोरी और डकैती करने से नहीं चूक रहे हैं। आज जिस तरह से अयोध्या मंदिर से शुरू हुआ मामला, वैष्णो माता से लेकर बद्री विशाल से लेकर केदारनाथ से लेकर चारों तरफ इन्होंने मंदिरों में लूट मचा दी है। आने वाला समय कुंभ का, जो कि अर्ध कुंभ है, वो भी आने वाला समय है यहां पर हरिद्वार के अंदर। और देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता के बाद कांग्रेस ने धन्यवाद प्रेस वार्ता आयोजित की है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता का श्रेय छात्रों, युवाओं को जाता है। साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा और आरोप लगा दिया कि कार्यक्रम में बाधाएं डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन युवाओं की भारी भागीदारी ने इसको सफल बनाने का काम किया है। कार्यक्रम नेता राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने देखा, आगे आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की, प्रचार प्रसार आपने किया। आपका भी धन्यवाद और उन सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। चाहे हमारे युवा छात्र हो, चाहे हमारे नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँ। थोड़े दुख की बात जरूर हुई कि हमारे एक साथी अमर मेहता जी हादसे के कारण उनकी जान गई। वो भी मैं समझती हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि ड्यूटी पर, कार्यक्रम की सफलता के लिए वो वहाँ गए, देख रेख कर रहे थे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के दुख में वो शामिल हुए।
हल्द्वानी में मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बाढ़ और जलभराव की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साथ ही रक्सिया और कलसिया, देवखड़ी नाला और साथ ही गौला नदी किनारे करीब 150 भवनों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, बच्चों पर विशेष नजर बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने की भी अपील की है। ये मैं बताना चाहूँगी, आगामी मॉनसून सीजन के दृष्टिगत जो हमारे मुख्य नाले हल्द्वानी शहर में बहते हैं, जैसे कि रक्सिया हो गया, कलसिया है, देवखड़ी है, और इसके अतिरिक्त हमारे जो गौला के किनारे भी कुछ लोग रह रहे हैं, उनको प्रशासन ने नोटिस दिए हुए हैं। क्योंकि वर्षा के सीजन में एक संभावना बनी रहती जलधारा का प्रभाव बढ़ने की, और उनको नोटिस दिए गए हैं कि वो ससमय सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। अन्यथा की दशा में जो हमारे राहत शिविर होंगे वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, और इनको बोला गया है कि मानसून से पहले ये चले जाएं वहाँ पे, अन्यथा की दशा में इनके विरुद्ध हमारे नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। हल्द्वानी की नवाबी रोड पर बारिश के बाद जलभराव और बदहाल यातायात को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा और पार्षद रवि जोशी ने मौके पर निरीक्षण कर सिविल लाइन और नहर की टूटी दीवार का जायजा लिया है। निरीक्षण में अतिक्रमण और जाम नालियां जलभराव की बड़ी वजह मिली है और पार्षद ने सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। नहीं, देखिए, ये कालाडूंगी रोड पे जलभराव की समस्या रहती है और इसको देखते हुए पहले काम भी हुआ था अभी, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक जल निगम का भी काम चल रहा है। तो कुछ फॉल्ट पाए गए हैं जहाँ पर नहर ओवरफ्लो होके वो बैक मारते हुए पानी को नाली में ला रहा है और वो यहाँ कालाडूंगी रोड पे इसकी वाटर लॉगिंग क्रिएट कर रहा है फॉर द टाइम बिंग ऑफ लगभग 1 से सवा घंटे के आसपास। तो उसी के निराकरण के लिए आज जल निगम के साथ में नगर आयुक्त साहब हैं, इनके साथ निरीक्षण किया गया है। तो इसका समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं उसके लिए विभागों को कहा गया है। और उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों से आवेदन मांगे हैं। जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी ने बताया कि 18 से 25 जुलाई तक इच्छुक दावेदार आवेदन कर सकते हैं। खटीमा सीट से रोहित भट्ट ने सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है, यूकेडी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड क्रांति दल की खटीमा सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी रही है कि 94 के दौरान जब आंदोलन हुआ था तो गोलीकांड खटीमा में ही हुआ था। खटीमा जो है उत्तराखंड आंदोलन की धरती भी रही है। और बात आई अब चुनाव की, तो चुनाव में भी हम जितनी जगह भी अभी तक संभवतः जा पाए हैं, तो जिन लोगों से भी हमने चर्चा की है उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, तो लगभग लोगों का हमें सकारात्मक ही जवाब मिला है। सरकार बनने की प्रक्रिया में 2027 का मिशन जारी है और इसमें यूपीडी ने भी अपना भागीदारी निश्चित की है। खटीमा से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया है। 25 जुलाई तक कुछ सीटों पर घोषणा होनी है और उत्तराखंड क्रांति दल इस बार पूरे प्रदेश में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरे अपने मनोबल से लड़ेगी। हालांकि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे और खटीमा से और हर विधानसभा से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा हमारे पार्टी का मानना भी है। और वहीं सितारगंज के तिरंगा चौराहे पर खुले नए शराब के ठेके को लेकर विवाद गहरा गया है। भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और ठेका तत्काल हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि ठेके के पास स्कूल, अस्पताल, व्यवस्था चौराहा होने से यह स्थान जो है उपयुक्त नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली है, जबकि आबकारी विभाग ने कहा कि शिकायत मिलने पर नियमों के अनुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ भी आपने कवरेज किया है। हम लोगों ने आज 13 जून को एक पत्र दिया था, ये रिसीविंग है एसडीएम कार्यालय का। फिर पत्र देके इसमें मांग किया था कि सितारगंज के मुख्य तिरंगा चौराहे पर, बिस्टी चौराहे पर अंग्रेजी और देसी शराब को हटाने के संदर्भ में हमने दिया था कि ये चीज़ें हमारी आपत्ति हो रही हैं और इस पर हमारा विरोध ये है कि तिरंगा जस्ट ऊपर है और जस्ट उसके नीचे दारू है। देखिए, हर चीज़ें मानक में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो है एक विवेक भी होता है और उस विवेक का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन बगल में ही स्कूल है, ये कह रहे हैं 100 मीटर पे स्कूल है। क्या इनके दायरे में 100 मीटर लिखा हुआ है? 200-250 से 500 का भी दायरा है।
तो बगल में स्कूल है, वहाँ इंटर के बच्चे, लड़कियां पढ़ के निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं। सामने उसी के जस्ट सामने 100 मीटर पे क्या है, वहाँ पे हॉस्पिटल है। वो भी न जाने 100 मीटर की दूरी है नहीं है, हॉस्पिटल है। जो ठेका संचालित हो रहा है ये मानवों के अनुरूप चल रहा है यहाँ। हाँ, लेकिन उनको भी ये बात पता है और वो भी कह रहे हैं कि जन भावना को देखते हुए वो स्थानांतरित कर दिया जाए यहाँ से। थोड़ा जाम लगता है, उसकी जाँच करेंगे, फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई क्या होती है ना। लेकिन यहाँ से 100 मीटर से अधिक दूरी पर है जो मानवों का रूप है। ऐसा नहीं है कि उसको हमने मानवों का रूप गलत ढंग से चला गया है। 100 मीटर से अधिक दूरी पर। और में हरिद्वार के बलराम घाट पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। गुरुग्राम निवासी 16 साल के दीपांशु तेज भाव की चपेट में आकर लापता हो गए हैं। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और निरीक्षक जो हैं आशीष त्यागी के नेतृत्व में डाइविंग उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और सर्च अभियान ये शुरू कर दिया गया है। गंगा के तेज भाव के चलते अब तक किशोर का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं एसडीआरएफ और साथ ही जो टीमें हैं लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। और मसूरी के एमजी कॉलेज के प्रांतीयकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम यह देखने को मिला है। नगर पालिका परिषद द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के फैसले का छात्र संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। एबीवीपी और छात्र संघ ने इसे मसूरी की उच्च शिक्षा के लिए ऐतिहासिक और गेम चेंजर निर्णय बता दिया है। और वहीं छात्र नेताओं का यह कहना है कि प्रांतीयकरण से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, नए रोजगार परक पाठ्यक्रम, बेहतर संस्थान और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को इसका बड़ा फायदा भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्षा मैडम मीरा सकलानी का और वहीं उनकी बोर्ड का, जिन्होंने ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वहीं वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कुछ इस तरीके की घटना हमारे साथ भी हुई। हम लगभग पिछली बार 2025 में अगस्त में ये ज्ञापन दे चुके थे और हम निरंतर प्रयास कर रहे थे उसी चीज़ की कि ये प्रांतीकरण हो, मगर ये चीज़ें ऐसी हैं जो समय लेती हैं और आज ठीक लगभग 1 साल बाद वो प्रयास हमारा पूरा होने को जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम मीडिया बंधुओं का कि आप हमारे माध्यम से ये संदेश जनता तक पहुँचा रहे हैं। और मैं उन छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि ये प्रांतीकरण आज उनके रूप में हो चुका है। 2023 में जब छात्र संघ चुनाव हुए थे तो हमारे अध्यक्ष ने जो पहली मांग रखी थी वो प्रांतीकरण की रखी थी। जब मैं अपने चुनाव के लिए सबसे पहला वादा करा था तो मैंने प्रांतीकरण का करा था। प्रांतीकरण से हमारा पहला फायदा यह है कि शिक्षकों के बीच में राजनीति नहीं होगी। हमारे सारे काम अटक रखे थे, जो भी अटक रखे थे वो प्रांतीकरण के चक्कर से अटक रखे थे, ताकि हमारा एक मेन मुद्दा हो जाए और जिससे हमारे सारे काम हो जाए। अगर अभी हम पालिका में पुताई के लिए जाते तो हमारा दूसरा काम रह जाता, और या अगर हम किताबों के लिए जाते तो हमारा एक मुद्दा रह जाता। अभी जैसे हमारा छात्र संगठन ने ये प्रांतीकरण कराया तो हमारा सारा काम होगा। ये कॉलेज 0 से स्टार्ट होगा और काफी ऊंचा जाएगा। कांवड़ मेला 2026 को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मेले के दौरान यातायात पार्किंग व्यवस्था सुचारू रखने के लिए वाहन पार्किंग स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। डीएम मरु दीक्षित और साथ ही एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बैरागी कैंप और साथ ही ये पथदीप पार्किंग कांगड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया है। और कांगड़ा पुल के पास अवैध अतिक्रमण मिलने पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई और क्यूआरटी टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। आज कांवड़ मेले में उपयोग की जाने वाली सभी पार्किंग्स का निरीक्षण किया गया। बैरागी, दक्ष, पंचदीप और आसपास कांगड़ा द्वीप, यहाँ पर विभिन्न स्थलों पर जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स, उनको डायरेक्शन दिया गया है। कुछ स्थलों पर अतिक्रमण भी पाया गया है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए नगर निगम को, सिंचाई विभाग को, पुलिस को और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया है। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास पार्किंग्स हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितता करी है, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था करनी थी नहीं करी, लाइट लगानी थी नहीं करे, सफाई व्यवस्था नहीं करी या फिर अतिक्रमण करवाया है, तो उन पर जुर्माना लगाने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए लगा दी गई हैं। और पुलिस विभाग के जो लोकल थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं और जो राजस्व अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में अतिक्रमण न लगने दें। अतिक्रमण पुनः नानकमत्ता नगर पंचायत में पिछले 8 दिनों से जारी कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। प्रशासन ने कर्मचारियों की प्रमुख मांगे मानते हुए नए अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, जिसके बाद कर्मचारियों ने काम कर ये अपनी वापसी पर वो लौट गए हैं और सफाई व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है और रुके हुए विकास कार्यों के जल्द ही गति पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों का यह भी आरोप था कि पूर्व ईओ की कार्यशैली और टेंडर प्रक्रिया में देरी से नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे।
और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत फिर से गर्मा गई है। देहरादून में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विपक्षी नेताओं ने मामले के सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। और वहीं कांग्रेस ने सरकार पर दोषियों को बचाने के आरोप भी लगा दिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि न्याय में हो रही देरी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी उसमें सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच होगी, घोषणा हो गई, सीबीआई को पत्र भी चला गया, लेकिन उसमें अभी कई झोल हैं। अभी तक सीबीआई ने किसी के न तो बयान दर्ज किए हैं, और जो सबसे बड़ा मामला उसमें जो दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव और यहाँ के प्रभारी, उनको भी अभी पार्टी से कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सजा याफ्ता मुजरिम है, मुजरिम भी नहीं, जो सजा याफ्ता है, वो कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सजा को कम कर दिया जाए, वो बेल पे छोड़ दिए जाए। और हमारी सरकार कौन सी पैरवी, कैसी पैरवी कर रही है समझ में नहीं आ रहा, क्यों इन्हें बचाना चाहती है। और क्योंकि सीबीआई जांच की संस्कृति हो चुकी है, मगर अब तक ना तो अंकिता भंडारी के माता पिता, ना रेणु बिष्ट, ना उर्मिला सनावर, ना सुरेश राठौर और ना ही दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, जिनके नाम वीआईपी के तौर पर आज लिए जा रहे हैं, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इन नामों को ले रहा है, उनको बुलाकर पूछताछ की गई है। इससे साफ है कि वीआईपी को बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। और देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी महिला नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें उत्तराखंड की धरती पर आने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं किया, जबकि पेपर लीक के मामले पर भी कांग्रेस के शासन में लगातार सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धामी सरकार नकल विरोधी सख्त कानून लागू कर चुकी है। मुझे लगता है आपको पूछना चाहिए कांग्रेस से कि ये राजनीतिक दौरा है, तो क्या वही मैंने कहा ना, हाथी के दांत खाने का और दिखाने का, ये इसको कह रहे हैं कि राजनीतिक दौरा, जबकि पूर्ण तरह से राजनीतिक दौरा है। और जिस तरह से वो यहाँ पे आ रहे युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, कांग्रेस को अपना शासनकाल याद करना चाहिए कि उनके शासनकाल में तमाम तरह के घोटाले, भ्रष्टाचार और जिस तरह से बैकडोर से भर्तियां होती थी रिश्वत लेके, वो तमाम कांग्रेस के शासनकाल में हुए। और वही दूसरी तरफ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप बताइए, जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। साथ ही साथ युवाओं को नकल विरोधी कानून, जिस तरह से पुख्ता एक कानून बना है, उसको लेके कितने 34,000, पहली बार रिकॉर्ड है कि 34,000 युवाओं को अभी तक रोजगार भर्ती मिली है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से चुनौतियों को बढ़ा दिया है। भारत मौसम विभाग ने यानी कि आईएमडी ने 21 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और बहुत ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और अरब सागर से सक्रिय हुई मानसून प्रणाली के कारण बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, सड़क बाधित होने की आशंका भी बढ़ गई है, जिसका असर केदारनाथ यात्रा पर देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और मौसम की जानकारी को लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में मानसून की बारिश के एक नए दौर का अनुमान लगाया है। 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और अरब सागर से मानसून की मजबूत शाखा के सक्रिय होने से तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए कई जिलों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। देखिए, जैसे अभी हमने पीछे भी बताया है कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो बे ऑफ बंगाल के में और उसके एडजॉइनिंग एरिया उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल की साइड में है, उसका नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है और अरबियन सी ब्रांच भी काफी स्ट्रॉन्ग। तो अभी एक्टिविटी यहाँ पे जो है अभी आज से ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है 21-22 तारीख तक ऐसे बढ़ने वाली है। तो 18 से, खासतौर से 18 से 21 तारीख को के बीच में ज्यादा एक्टिविटी होने का चांसेस है, एक्टिव स्टेट में रहने का चांसेस ज्यादा बना हुआ है। आईएमडी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही लोगों को अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो
भारी बारिश की चेतावनी ये है। येलो अलर्ट तो जैसे अगले 24 घंटे के लिए भी है। ऑरेंज अलर्ट में जो है जहाँ पे कुछ स्थान है जहाँ पे कुछ जिले जहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत भारी से बहुत भारी बारिश होने के ज्यादा चांसेस है, तो उन जिलों में हमने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 18 से लेकर के 21 तारीख तक के बीच में ये संभावना बनी हुई है। जैसे कि अगले 48 घंटे में देहरादून बागेश्वर जैसे जनपद है वो जहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश और वर्षा के तीव्र दौर होने के चांसेस है। इस बीच लगातार हो रही बारिश और चिरबासा के पास भूस्खलन से यात्रा मार्ग बंद हो जाने की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित हो गई है। रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने के कारण अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। सुबह हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी 4:30 बजे के लगभग कि यात्रा मार्ग जो चीरबासा के गौरीकुंड से और चीरबासा और भैरव मंदिर तक कुछ जगहों पर स्लाइडिंग हुई है और भूधसा हुआ है और जिससे कि मार्ग बाधित है। तो संज्ञान जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में देते हुए तत्काल वहां पर सेक्टर अधिकारी और जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं यात्रा मार्ग पर लगी हुई है वो अपने अपने स्थानों पर सभी जगहों पर यात्रियों को रोक दिया गया था। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए अधिकारी संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। साथ ही लोगों से सरकारी सलाह मानने की अपील की गई है, क्योंकि पहाड़ी राज्य में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।